नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज जानेंगे दुनिया भर में जारी युद्धों के पीछे छिपे एक ऐसे सच के बारे में जिस पर अमूमन बात नहीं होती या फिर उसे छिपाने की कोशिश की जाती है। यह सच है अमेरिका के हथियार उद्योग का, जिसे इन युद्धों से सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो क्या हथियार लॉबी जानबूझकर दुनिया में तनाव का माहौल बनाए रखना चाहती है? क्या आज जो आतंकवाद है उसके पीछे भी हथियारों के सौदागरों की हवस का हाथ है? और क्या अमेरिकी हथियार लॉबी अमेरिका की राजनीति को भी प्रभावित करती है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस तस्वीर से जो हमें आज भी दहलाती है। ये तस्वीर है हिरोशिमा और नागासाकी में जब एटम बम पड़ा था, उसके बाद जो गुबार उठा था, उसकी ये ऐसी तस्वीर है जो एक प्रतीक बन चुकी है कि किस तरह से जब परमाणु या आणविक कोई हमला होता है तो क्या धरती का हाल होता है। ये सिर्फ तस्वीर नहीं, ये दुनिया का पहली बार किया गया एटम बम परीक्षण भी है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध लगभग खत्म हो गया था। मित्र राष्ट्रों की जीत तय हो गई थी, लेकिन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया। इसने दुनिया को तबाही का एक ऐसा मंजर दिखाया जो कल्पना से भी बाहर था। लाखों लोग मारे गए और न जाने कितने हमेशा के लिए विकलांग हो गए। तमाम आलोचनाओं के बावजूद अमेरिका ने एटम बम का परीक्षण कर लिया था और उसकी भयावह विनाशक ताकत दुनिया के सामने आ गई थी। इसी के साथ अमेरिका दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर उभर गया। जिस अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज नहीं डूबता था, वो ब्रिटेन खुद डूबता सूरज बन गया। लेकिन चुनौती के लिए सामने रूस यानी तब का सोवियत यूनियन भी खड़ा था। जल्द ही दुनिया 2 खेमों में बंट गई। एक का नेता अमेरिका था तो दूसरे का सोवियत यूनियन। ये शीत युद्ध की शुरुआत थी। एक दूसरे के खिलाफ तमाम देशों और लड़ाकों को हथियार बंद करने की होड़ का सबसे खतरनाक नमूना दिखा अफगानिस्तान में, जहां से सोवियत सेना को निकालने के लिए अमेरिका ने मुजाहिदीनों को हथियार बंद किया। ये हमारे पड़ोस का ही मामला है, अफगानिस्तान जो कभी, जहां कुछ लोग अभी भी इसे अखंड भारत का ही एक हिस्सा मानते हैं। तो यहां पर ये मुजाहिदीन आप देख रहे हैं जो सोवियत सैनिकों के खिलाफ लड़े, और इनके पास हथियार कहां से आए थे? जाहिर है अमेरिका से। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। अमेरिका ने इसे साम्यवाद के प्रसार का एक तरीका मानते हुए ऑपरेशन साइक्लोन शुरू किया। 1979 से 1989 तक CIA ने मुजाहिदीन लड़ाकों को हथियार, प्रशिक्षण और अरबों डॉलर की मदद दी। क्या क्या मदद दी, एक नजर उस पर भी डालते हैं। स्टिंगर मिसाइलें, AK-47 मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर, ये वो हथियार थे जिससे वहां के जो मुजाहिदीन थे वो पूरी तरीके से सोवियत सेना पर अपने गुरिल्ला तरीके से, जो उनकी लड़ाई का तरीका था, उसके लिए बहुत बड़ा एक परेशानी का सबब बन गए थे। और ये सारे लोग उस समय अमेरिका की नज़र में क्रांतिकारी थे, इनकलाबी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें आर्थिक मदद भी खूब दी गई। $3 बिलियन से ज़्यादा, $3 बिलियन यानी $3 अरब से ज़्यादा। और इसका लगातार इस सहयोग का क्या असर पड़ा? मुजाहिदीन ने सोवियत हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया और 1989 में सोवियत सेना को वापस जाना पड़ा। अमेरिका ने पुरानी बंदूकों से लड़ रहे मुजाहिदीन को इस तरह से इक्विप्ड किया, यानी अत्याधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी और उन्हें हथियार मुहैया कराया कि उन्होंने दुनिया की एक बहुत बड़ी सेना को पीछे लौटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इस तरीके ने दुनिया में खास तरह के आतंकवाद को भी जन्म दिया। यही मुजाहिदीन आगे चलकर तालिबान और अल-कायदा जैसे संगठनों की रीढ़ बने। यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन ने भी अफगान जिहाद में कभी हिस्सा लिया था। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि CIA ने ही उसे
ट्रेंड किया था, बाद में उसी ने अलकायदा बनाया। साम्यवाद से लड़ने के नाम पर अमेरिका ने मजहब के आधार पर जिहाद को खूब हवा दी। दुनिया आज उसका खमियाजा भुगत रही है। लेकिन अत्याधुनिक हथियारों का कारोबार तो अमेरिका का असल धंधा ही है। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1776 में क्रांति हुई लिबर्टी के नाम पर और ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, लेकिन खुद लिबर्टी के खिलाफ एक जंग बन गया अपने ही देश में, जब रेड इंडियंस का यहाँ पे सफाया किया गया, यहाँ के जो मूल निवासी थे। बहरहाल हकीकत तो यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश आज अमेरिका है और वैश्विक संस्थाओं को भी वास्तविक अर्थों में यही नियंत्रित करता है। दुनिया को अपने हिसाब से ढालने की अमेरिका की ख्वाहिश ने न जाने कितने युद्धों को जन्म दिया पूरे ग्लोब में। इस समय भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े एक दूसरे पर आग बरसा रहे हैं, लेकिन इनके बीच पहले भी 4 जंगें हो चुकी हैं। फिलहाल तो पाकिस्तान को चीन का सहारा है, लेकिन इससे पहले उसका पालनहार अमेरिका ही था। अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं की मौजूदगी को देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना सैनिक अड्डा जैसा बना लिया था। अमेरिकी हथियारों के बल पर ही पाकिस्तान भारत को बार बार चुनौती देता रहा। इस तरह की चुनौतियां अमेरिकी हथियार कारोबार को लगातार चमकाती गई। क्या है अमेरिका का हथियार कारोबार? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, यानी ऐसा देश जो सबसे ज्यादा हथियार बनाकर दुनिया भर को निर्यात करता है। तो जाहिर है उसकी हिस्सेदारी भी आप देख लीजिए। कुल जो वैश्विक कारोबार है हथियार का, हथियार बिक्री का, उसमें अमेरिका का जो हिस्सा है वो 40% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की है। और 2018 से 22 के बीच का एक आंकड़ा है हमारे पास, जब अमेरिका ने 104 देशों को हथियार बेचे। हथियार खरीदने वालों ने अरबों डॉलर खर्च किए, अमेरिका को दिए। अमेरिकी हथियार कारोबार की चमक बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि कहीं न कहीं युद्ध होता रहे या युद्ध की स्थिति बनती रहे, माहौल बना रहे। जाहिर है ऐसा होगा तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो हथियार कारखानों के चक्के तेजी से घूमेंगे। अमेरिका में अधिकांश हथियार कारखाने निजी क्षेत्र के हवाले हैं, जिन्हें अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का जो मुख्य भवन है, यानी जिसे हम पेंटागन के नाम से जानते हैं, वहां से उन्हें ठेका मिलता है। तो अमेरिका का जो ये पूरा कारोबार है, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। जो निजी क्षेत्र है वहां पर लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रोथियॉन जैसी शीर्ष 100 कंपनियों के पास सैकड़ों उत्पादन इकाइयां हैं। ये वहां की बड़ी कंपनियां हैं जो हथियार बनाती हैं। कुछ सरकारी शस्त्रागार भी हैं, जिसमें रॉक आइलैंड आर्सेनल जिसे कहा जाता है, वो कुछ सरकारी भी हैं। और इसके अलावा जो पूरी निजी कंपनियां हैं वहां की, वो सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे हथियार उद्योग एक विशाल तंत्र बन जाता है। और इस तरह अमेरिका में एक मजबूत हथियार लॉबी खड़ी हुई है, काफी ताकतवर। 2022 में लॉकहीड मार्टिन ने 14 मिलियन और बोइंग ने 13 मिलियन डॉलर लॉबिंग पर खर्च किए थे। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो आप कल्पना करिए कि लॉबिंग करती हैं तो क्यों करती हैं? ये कंपनियां सांसदों को प्रभावित करती हैं ताकि रक्षा ठेके उनके पक्ष में हो। यहां तक हथियार कारोबारी बड़े संवैधानिक पदों पर भी पहुंचे हैं, खुद पहुंचे हैं। कैसे? ये तस्वीर देखिए, डिक चेनी, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी 1995 से 2000 तक हल्बर्टन यानी एक बड़ी रक्षा ठेका लेने वाली कंपनी थी, उसके CEO थे। उसके बाद ये जो सीनियर जॉर्ज बुश थे, उनके साथ ये उपराष्ट्रपति रहे। रक्षा सचिव जैसे पदों पर भी अक्सर हथियार उद्योग से जुड़े लोग आते हैं। 2020 के चुनाव में रक्षा उद्योग ने $50 मिलियन दान दिए। इसका सीधा प्रभाव राजनीति पर पड़ता है। राजनेता ऐसी नीतियां बनाते हैं जिससे अमेरिकी हथियार लॉबी को फायदा हो। यह संयोग नहीं कि दुनिया में ज्यादातर जंगें अमेरिकी हथियारों से लड़ी जाती हैं। कई बार तो दोनों तरफ अमेरिका के ही हथियार होते हैं। दुनिया में इस समय तमाम जगह युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो इजराइल
का मसला हो या अब इस समय जो स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई है। तो अमेरिकन हथियारों ने दुनिया में कहां कहां क्या क्या कारनामे दिखाए, इस पर एक नजर हम डाल लेते हैं। अफगानिस्तान 2001 से 2021 F-16 ड्रोन और M-16 राइफल्स का इस्तेमाल किया गया। अफगान सेना को दिए $85 बिलियन के हथियार, जो बाद में तालिबान के हाथ लगे। तालिबान के आने के पहले वहां पर सरकारें बनाई गई स्थानीय लोगों के, जो अमेरिका के सहयोग से, और उन्हें खूब हथियार और पैसा दिया गया। अब तो वहां तालिबान का ही शासन है और तमाम जो हथियार है वो तालिबान के हाथ में पहुंच गया। इराक 2003 से 2011 के बीच अब्राम्स टैंक, अपाचे हेलीकॉप्टर, टॉम हॉक मिसाइलें, जिन्होंने इराक में जो युद्ध हुआ उसके वहाँ पर ये तमाम इस्तेमाल किए गए और इराक किस तरह बर्बाद हुआ अब वो इतिहास का एक हिस्सा है। सीरिया और यमन में वहाँ पे ISIS और हूती विद्रोहियों के खिलाफ ड्रोन और प्रिसिजन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जो अमेरिका की एक बड़ी इजाद है। इजराइल $3.8 बिलियन की वार्षिक सहायता, वैसे भी इसके अलावा F-35 और JDM बम गाजा में इस्तेमाल। ये जो JDM बम है वो, इसकी खास बात यह है कि बम अपने आप चीज़ों को टारगेट कर लेता है, यानी जहां पर हमला करना है। F-35 और आयरन डोम सिस्टम भी गाजा और लेबनान में इस्तेमाल हुआ। और पाकिस्तान हमारे पड़ोस में, उसका तो कहना ही क्या। अमेरिका ने F-16 जेट उसे दिया, कोबरा हेलीकॉप्टर और $33 बिलियन की सहायता 2001 से 2018 के बीच दी। जब तक चीन का उसे इस बड़े पैमाने पर सहयोग नहीं था, तब तक अमेरिका से ही पूरी सहायता या हथियार, ताकत मिलती थी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ। और यूक्रेन, जो एक बड़ा बवाले जान रूस के लिए बना हुआ है, 2022 से $75 बिलियन की सहायता दे चुका है अमेरिका। इसके अलावा जेवलिन, हाइमर्स और पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल वहां पर हो रहा है। सोचा गया था कि बहुत आसानी से सोवियत यूनियन वहां पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, लेकिन इन्हीं के दम पर यूक्रेन लगातार मोर्चा ले रहा है। हालांकि इधर जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, उनके थोड़ा सा उनके इरादे में कुछ बदलाव दिख रहा है। साफ है कि अमेरिका के हथियार कारोबार के लिए जरूरी है कि दुनिया का हर कोना किसी न किसी बात पर सुलगता रहे और अपने को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका से हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखाए। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में शांति संभव है? भूख और बेकारी से दुनिया का निपट पाना संभव है? एक और तस्वीर देखिए। ये बड़े बड़े टैंक, हथियार, गोला बारूद, आग, और इधर ये भूखे लोगों की लाइनें, कुपोषित बच्चे। 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च $2.72 ट्रिलियन था। 1 ट्रिलियन में 1000 अरब होते हैं, 1 अरब में 100 करोड़ और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। इस समय दुनिया में 828 मिलियन लोग भूखमरी के शिकार हैं और 181 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं। 250 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं और 4.8 मिलियन बच्चे हर साल बिना इलाज के मर जाते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, आपको पता है। तो दुनिया की हालत का आप अंदाजा लगाइए। एक अंदाजा हम भी लगा रहे हैं। वैश्विक सैन्य खर्च $2.72 ट्रिलियन का है, जैसा मैंने बताया। अगर उसका सिर्फ 10% यानी $272 बिलियन इस्तेमाल किया जाए तो भूखमरी और गरीबी का पूरी तरह उन्मूलन किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि चरम गरीबी और भूखमरी को 2030 तक खत्म करने के लिए $265 बिलियन प्रति वर्ष चाहिए। सिर्फ $265 बिलियन प्रति वर्ष। यूनिसेफ, जो बच्चों के लिए काम करता है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, यूनिसेफ को 2 मिलियन तीव्र कुपोषित बच्चों को रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड यानी RUTF उपलब्ध कराने के लिए केवल $165 मिलियन चाहिए थे, जो सैन्य खर्च का 0.006% है। इतने कम पैसे में आप जो तीव्र
कुपोषित बच्चे हैं उनका भला कर सकते हैं, उनका कुपोषण दूर कर सकते हैं। और वैश्विक स्तर पर सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए $340 बिलियन प्रतिवर्ष की आवश्यकता है, जो सैन्य खर्च का 12.5% है। यानी जो सैन्य खर्च है दुनिया का और जिस बड़े पैमाने पर है, उसका एक छोटा सा हिस्सा इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, खास तौर पर भूख से लोगों को निजात दिलाने के लिए, बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए, बिना इलाज उन्हें मरने से बचाने के लिए किया जा सकता है, एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन समस्या यह है कि सैन्य खर्च कम कैसे हो। देशों के बीच तनाव रहा तो हथियार खरीदने की मजबूरी हो जाती है, यानी तनाव बनाए रखने में किसी का स्वार्थ है, खासतौर पर जो हथियार बेचते हैं, और इस मामले में अमेरिका अव्वल है। दरअसल युद्ध और मुनाफा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा है सच बताने का हमारे यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।